एनवायरनमेंट ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th। तो बच्चों इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी वाले। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। भाई ये इकोसिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, चलिए बताते हैं। आंसर देखो, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई चाहे वो पक्षी हैं तो पेड़ पौधे हैं तो एनिमल्स हैं तो छोटे मोटे जो क्रिएचर मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु हैं तो वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इंटरेक्शन का मतलब ये है कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कुछ जानवर दूसरों को खाकर जिंदा रहते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। और एक दूसरे के साथ ही नहीं, वो जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे भी वो इंटरेक्ट करते हैं, उस इन्वायरमेंट से भी वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। कैसे? ऐसे कि वो अपने सर्वाइवल के लिए मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, और बाकी दूसरी जगहों पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो जीव जंतु तो क्या हैं? लिविंग हैं, और वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिना जो जीव जंतु हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है, राइट। जैसे कि सनलाइट है, उसके बिना पौधे जीव जंतु ये जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि नॉन लिविंग हैं, जो कि उनके फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, लेकिन ये सब भी ज़रूरी हैं उन जीवों के सर्वाइवल के लिए, धरती पर पेड़ पौधों के पनपने के लिए, जीवों के जिंदा रहने के लिए। पानी है, कितना ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधों को, जानवरों को पानी ना मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकते। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है पूरा का पूरा जिसमें एनिमल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और ये सारे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे की तरफ, और मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे जीव जंतु अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं, जीव जंतु आपस में इंटरेक्शन करते हैं, पेड़ पौधे भी शामिल हैं, जीव जंतु भी शामिल हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, मिट्टी, उसका न्यूट्रिशन सब उसके अंदर शामिल है, और ये सारे एक जो है इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम बना जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया, ठीक है, और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, और ये सारा ये करके इन्होंने एक सिस्टम बनाया। ये सिस्टम बना एक इकोसिस्टम। ये जो इमेज आप देख रहे हो, इस इमेज में आपको ये चीज़ें साफ साफ नज़र आएंगी। देखो यहाँ पे रैबिट है, रैबिट घास खा रहा है ना। रैबिट लिविंग है, लिविंग घास को खा रहा है, अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। उसके बाद ये रहेगा कहाँ पे? ऑब्वियसली किसी न किसी मिट्टी में बिल खोद कर रहेगा। तो लिविंग नॉन लिविंग पे डिपेंड कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इन द सेम वे ये लोमड़ी है, ये किसको खा जाएगी? ये रैबिट को खा जाएगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल है। ठीक है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो चारा वगैरह खाकर और फिर जो है डंग जनरेट करते हैं, गोबर कर देते हैं। तो फिर उससे क्या होगा? मिट्टी फर्टाइल होती है, उसमें दूसरे पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सनलाइट है, ये सबको एनर्जी देने लग रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसमें सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं। तो ये है इकोसिस्टम। इस आंसर पे काफ़ी टाइम लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आंसर को देखो और इस इमेज को देखो और ध्यान से समझो। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, वो एनवायरनमेंट जो नेचर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट है, राइट। The environment that consists of all objects created by nature is called natural environment. वो सारी चीज़ें, environment के वो सारी elements, वो सब जो प्रकृति ने बनाया है वो natural environment है। The natural environment comprises land,
वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ये चीज़ें आती हैं जैसे कि लैंड, आप लिथोस्फीयर भी कह सकते हो, जैसे कि वाटर, आप इसे हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हो, ठीक है। एयर, एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो इसकी जगह। प्लांट्स, ठीक है, और एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब भी नहीं समझ में आया हो तो ये इमेज देखो। ये इमेज जो है इसमें क्या है? ये हरी हरी घास है। किसका पार्ट है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। जिस ज़मीन पर उगी हुई है, ठीक है, वो क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट के थ्रू बनाया हुआ है, नेचर ने बनाया है उसको। ये पहाड़ किसने बनाए? नेचर ने बनाए हैं। ये जो बर्फ़ है कैसी है? नेचुरल है, इंसान ने तो बनाई नहीं, है ना। तो वेरी सिंपल, व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट? द इन्वायरमेंट विच इज़ नेचुरली क्रिएटेड, जो प्राकृतिक रूप से बना है ना, वो नेचुरल इन्वायरमेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो ये इमेज आपको देख के कुछ ध्यान में आ रहा होगा। आपके चैप्टर की इमेज है जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, राइट। तो यही हमारा आंसर है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर, सबसे पहला नेचुरल एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो प्राकृतिक रूप से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द नेचर। पॉइंट नंबर 2 है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो इंसान ने बनाया है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स, राइट। एंड पॉइंट नंबर 3 है ह्यूमन एनवायरनमेंट, कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के जो ग्रुप्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के 4 एग्जांपल दो। बहुत आसान है भाई, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, किसने बनाए? ह्यूमन ने बनाए हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड है। बिल्डिंग्स हैं, ह्यूमन मेड है। रोड्स हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। इंडस्ट्रीज हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट है, राइट। तो ये सारे ह्यूमन मेड हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और ये इमेज देख के आपको एकदम साफ साफ समझ में आएगा। इसमें देखो तरह तरह की बिल्डिंग्स हैं, इनमें हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, स्कूल्स बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, और रेलवे स्टेशंस भी हो सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग पर्पज़ की बिल्डिंग हो सकती हैं, कई कंपनियों की हो सकती हैं। रोड आपको दिख रहा है, व्हीकल्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो ह्यूमन ने बनाया है, इंसान ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? वेरी सिंपल, पहला पॉइंट देखो, लिथोस्फीयर या फिर डोमेन ऑफ लैंड, जमीनी हिस्सा, ठीक है। तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की सबसे ऊपरी टॉप लेयर है, जिस पर आप और हम रहते हैं, हमारे घर जिस पर बने हैं, वही तो लिथोस्फीयर है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानों से बनी है, मिनरल से बनी है। एंड इज कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इस पे थिन लेयर ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की परत भी है। आपने खेत देखे होंगे ना, उनमें मिट्टी होती है, और उस मिट्टी में ही फसलें उगती हैं, है ना। थर्ड पॉइंट देखो, ये है, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। ये जो लिथोस्फीयर है ये हमेशा हर जगह एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स रहते हैं। इसकी जो ज़मीन है, जो लैंड फॉर्म है, वो अलग अलग रहता है। जैसे कि कई जगह माउंटेन्स होंगे, जैसे कि हमारा हिमालय माउंटेन वाला रीजन, ठीक है। प्लेट्यूज हो सकते हैं, है ना, पढ़ा है ना आपने, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन। उसके बाद प्लेन्स हो सकते हैं, जैसे कि नदर्न प्लेन्स हैं, है ना, वैलीज हो सकती हैं। तो लिथोस्फीयर इरेगुलर है और अलग अलग तरह के लैंड मास हो सकते हैं। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट, लिथोस्फीयर कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, पहले आप ये इमेज देखो। तो ये जो इमेज है, इसमें जो ज़मीनी हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये जो ज़मीनी हिस्सा है, ये क्या है? ये लिथोस्फीयर है। तो ये प्लेन एरिया नज़र आ रहा है ना। तो माउंटेन्स, प्लेट्यूअस, डेजर्टी, तो किसी भी तरह की जो ज़मीनी हिस्सा है, जो लैंड सरफेस है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, Which are the two major components of biotic environment? जो बायोटिक इन्वायरमेंट है ना, उसके दो मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक इन्वायरमेंट यानी कि लिविंग वर्ल्ड की बात हो रही है ना, तो प्लांट्स हैं, इसका पार्ट है, और एनिमल्स इसका पार्ट है, मिट के।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बायोस्फीयर यानी कि एक ऐसा स्फीयर जिसमें लाइफ पॉसिबल है ना, मतलब जो एक लिविंग वर्ल्ड क्रिएट करता है, राइट। एक ऐसा स्फीयर जिसमें जीवन है, राइट। तो यहाँ पे देखो आंसर, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। भाई ये एक ऐसी जोन है, ये एक ऐसा क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र, जहाँ पे लैंड जमीन भी है, वाटर भी है एंड एयर और हवा भी है। ये तीनों चीज़ें हैं और इन तीनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है इस जोन पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। आप यहाँ पे लैंड की जगह लिथोस्फीयर भी लिख सकते हो, जैसा कि इस इमेज में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। आप लिथोस्फीयर यानी कि जो अर्थ का जो लैंड पार्ट है वो लिथोस्फीयर, आप वाटर की जगह आप हाइड्रोस्फीयर भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप एटमॉस्फेयर, एयर की जगह एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो, राइट। और ये तीनों स्फीयर मिलकर एक लिविंग वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, एक जोन क्रिएट करते हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल है, उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर, राइट। इन तीनों के इंटरेक्शन से लाइफ पॉसिबल हो पाती है, राइट। मतलब तीनों की अवेलेबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है कि आप तालाब का किनारा ढूंढो या कोई समुद्र का किनारा ढूंढो, भाई लैंड भी यहाँ पे है और यहाँ पे पानी भी है और यहाँ हवा तो है ही है ना, ऐसा नहीं है। यानी कि वहाँ ज़मीन भी है, आसपास के एरिया से वहाँ पानी भी अवेलेबल हो जाता है और एटमॉस्फेयर में आप सांस भी ले पाते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। तो एक लिविंग वर्ल्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो उस लिविंग वर्ल्ड को क्या कहते हैं, मतलब एक कंडीशन जनरेट होती है तीनों के इंट्रैक्शन से, लैंड, एयर, वाटर की वजह से, कि लाइफ पॉसिबल हो पाती है, और उस जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं, राइट। आगे देखो, फिर है टिक द करेक्ट आंसर्स। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। देखिए इकोसिस्टम, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। फॉरेस्ट भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन एक्वेरियम, आपका जो एक्वेरियम है ना, वो एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। उसमें पेड़ पौधे हैं, आपने लगाए हैं, उसमें मछलियाँ आप मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं, आपने उसमें डाली हैं, ठीक है। उसका जो एक्वेरियम है, जो उसकी शीशे का बना है और उसमें कुछ रॉक्स वगैरह, वो सब आर्टिफिशियली आपने वहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो एक्वेरियम एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, राइट। ये आंसर है एक्वेरियम। नंबर 2 देखो, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। रिलीजन, हम ह्यूमन लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं। कम्युनिटी, हम कम्युनिटी में रहते हैं। तो लैंड इसका पार्ट नहीं है। लैंड किसका पार्ट है, नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, कंपोनेंट है, राइट। नंबर 3 देखो, विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है, माउंटेन, भाई प्रकृति ने बनाए हैं ये तो। सी, ये भी नेचुरल है। रोड जो है इंसान ने बनाया है, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट है। नंबर 4, विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को किस चीज़ से थ्रेट है, खतरा है। ग्रोइंग प्लांट्स, पेड़ पौधों के बढ़ने से नहीं, ठीक है। एक ग्रोइंग प्लांट मतलब पेड़ के बढ़ने से नहीं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बिल्कुल, पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो डेफिनेटली ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इन्वायरमेंट को इससे खतरा है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन किसको नुकसान नहीं पहुंचा रही। समुद्रों में इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इतना सारा पोल्यूशन होने लग रहा है, मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं, तरह तरह के पोल्यूशन आप स्टडी करते हैं, है ना। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन का ही तो रिजल्ट है, और लोग इसके बारे में कंसर्न भी नहीं, बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करते। बस आप हम पढ़ लेते हैं चैप्टर में, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम इन चीज़ों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों के बढ़ने से नहीं। तो आंसर है हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन से इन्वायरमेंट को थ्रेट है, राइट। उसके बाद है हमारे मैच द फॉलोइंग्स। सो हम मैच करते हैं। बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, ये बायोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, मतलब हवा का वो ब्लैंकेट, वो आवरण जो कि पृथ्वी के चारों तरफ है, वो एटमॉस्फेयर है। हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ वाटर एंड इन्वायरमेंट आर सराउंडिंग, पढ़ा था ना, इन्वायरमेंट से बना है, फ्रेंच वर्ड है जो कि
और इसका मतलब होता है नेबरहुड आर सराउंडिंग, राइट। उसके बाद गिव रीजंस। पहला क्वेश्चन है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। मैन अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, क्यों करता है, कारण बताओ। भाई इसलिए करता है टू फुलफिल हिज नीड्स, इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। तो मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज नीड, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करता है। कहीं नहरें बना देता है, कहीं सड़कें बना देता है, कहीं हॉस्पिटल बना देता है, पेड़ों को काट डालता है, ठीक है, तरह तरह के काम करता है। तो ये सब चीज़ें इंसान करता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। भाई प्लांट्स और एनिमल्स वो अपनी सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है, कैसे। तो देखो, एनिमल्स वेदर कार्निवोरस एंड हर्बिवोरस अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। भाई कैसे भी जानवर हों, चाहे वो घास खाने वाले हों, चाहे वो मांस खाने वाले हों, हर्बिवोरस हों या कार्निवोरस यानी कि मांस खाने वाले हों, सारे ही जानवर अपने फूड के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं? क्योंकि प्राइमरी नीड पूरी कौन करता है? पौधे। सबसे पहले पौधे उगेंगे, उनको घास खाने वाले जानवर खाएंगे, हर्बिवोरस खाएंगे, और उन हर्बिवोरस को कौन खाएगा? जो कार्निवोरस एनिमल हैं वो खाएंगे। तो एक फूड चेन जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से ये डिपेंड होते हैं एनिमल्स, किनके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू एनिमल्स टू ब्रीथ इन। जानवर जिंदा कैसे रह पाते हैं? उनको ऑक्सीजन कौन देता है? पौधे देते हैं। तो पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो फ्रेश ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, वो देते हैं किसको? प्लांट्स को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू नंबर ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे जानवरों को शेल्टर भी देते हैं। पक्षी घोंसले कहाँ बनाते हैं? पेड़ों में बनाते हैं, है ना। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पेड़ों की छाया में रहते हैं। तो इस तरीके से पौधे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किनकी? एनिमल्स की। फिर ऑन द अदर हैंड एनिमल्स प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज फॉर मेकिंग देयर फूड। और एनिमल्स क्या देते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसको प्लांट यूज़ कर लेते हैं। तो हो गया ना, एक दूसरे की के ऊपर डिपेंड। तो इस तरीके से डिपेंड है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो। और जब जानवर मर जाते हैं तो उनका डेड एंड डिकेइंग मैटर और इवन एनिमल डंग, जो गोबर होता है वो, तो उससे क्या होगा? उससे वो जो मिट्टी में मिक्स होगा, है ना, तो धीरे धीरे वो जो है सड़ गल जाएगा और मिट्टी को न्यूट्रिशन वैल्यू देगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन उसमें मिट्टी में मिल जाएंगे और उससे क्या होगा कि जो नए पेड़ पौधे हैं वो उगेंगे और पेड़ पौधों को उगने में सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से एनिमल का डेड डिकेइंग मटेरियल और एनिमल डंग किसको सपोर्ट करता है? पौधों को सपोर्ट करता है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो। तो प्लांट्स और एनिमल इन तरीकों से एक दूसरे पर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हुए हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप सारे आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।